यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। विषय तो गंभीर है ही और बार बार मैं उस बात पर जो भी अपडेट आता है उसको मैं देता रहता हूँ। कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लव जिहाद, एंटी लव जिहाद लॉ पर एक पिटीशन आई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने उसको सुना और चीफ जस्टिस ने जो आग्रह किया गया था पिटिशनर के द्वारा कि फिलहाल इसको जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लॉ बनाए गए हैं उन लॉस को स्टे कर दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट में केस को फाइल करने वाले विकास ठाकरे और तीस्ता सीतलवाड़, आप सबको याद होगा कि तीस्ता सीतलवाड़ जो गुजरात में जो दंगे हुए थे, गुजरात दंगों के समय पर उन्होंने मोदी जी को किस तरह से घसीटने की कोशिश की थी और पूरे चारों ओर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो वो कर सकती थी बहुत कुछ उन्होंने किया। वो एक लॉबी देश में ऐसी है, उसका नेतृत्व तरह का भी करती हैं और ख़ास तौर से जो राइट विंग जिसको कहा जाता है, राइट विंग से घनघोर विरोध करना और राइट विंग से असहमत होना उनकी प्रवृत्ति में लगता है आ गया है। पिटिशनर ने आर्गू किया कि ऐसे कानूनों को मिसयूज किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, इंटरफेथ मैरिज को रोका जा रहा है, जबकि भारत एक सेकुलर कंट्री है और सेकुलर कंट्री होने के नाते भारत में किसी को भी किसी से भी विवाह करने से नहीं रोका जा सकता। इसमें कोई शक नहीं कि किसी को भी किसी से विवाह करने से नहीं रोका जा सकता और रिलीजियस फ्रीडम है भारत में, राइट टू प्रोपगेशन भी है। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि आर्टिकल 25 में जब उसने लिखा कि एवरी पर्सन हैविंग राइट टू फेथ, एवरी पर्सन हैविंग अ राइट टू प्रोपोगेट देयर ओन रिलीजन, उसमें लिखा है सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ द लॉ इन इन्फोर्समेंट, यानी कि वो जो कानून देश में इन्फोर्समेंट में है उन कानूनों के दायरे में ही कन्वर्जन हो सकता है, उन कानूनों के दायरे में ही अपना प्रोपोगेशन हो सकता है, कोई भी व्यक्ति वो स्वीकार कर सकता है। ऐसा आर्टिकल 25 में ही लिखा है, जिस आर्टिकल 25 का बार बार ये लोग हवाला देते हैं कि आर्टिकल 25 में हमको ऐसा दिया गया है, उसमें ये साफ लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर एक ऑर्डिनेंस पास किया था। हम सबको याद होगा कि 24 नवंबर 2019 को एक लॉ पास किया था जिसका नाम दिया था उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020। सवाल यहां पर यह भी था कि ऑर्डिनेंस जारी करने की क्या आवश्यकता पड़ गई एकदम। आप हाउस बिठाते, हाउस में लॉ पास करवाते, लॉ पास करवाकर इसको आगे बढ़ाते, लेकिन आपने बहस नहीं होने दी, आपने एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया। इसलिए इस ऑर्डिनेंस को प्रोहिबिट किया जाए। ऑर्डिनेंस पास किया इससे पहले 2018 में उत्तराखंड में भी ऐसा कानून बनाया गया था और उत्तराखंड ने जो कानून बनाया था उसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी कन्वर्जन होता है और जो व्यक्ति कन्वर्जन करवाता है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने अपनी लिस्ट दे और जो लोग भी कन्वर्ट होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने जाकर एक प्रेजेंटेशन दें और बताएं कि मैंने अपनी स्वेच्छा से ये कन्वर्जन किया है, मैंने कोई प्रलोभन में नहीं किया है, मैंने ये नहीं किया, मैंने जो भी आपको कहना है, जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की प्रॉपर्टी कोई खरीदता है तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब प्रॉपर्टी अपनी बेचना चाहता है, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता। क्यों नहीं बेच सकता? क्योंकि उसको प्रॉपर्टी कोई बेचेगा तो खरीदने वाले को और बेचने वाले को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होना पड़ता है एज पर SC/ST एक्ट और ये बताना पड़ता है कि फुल सेटिस्फैक्शन है, मेरे को पैसे पूरे मिल गए हैं, मेरे पास कोई और उपचार नहीं था प्रॉपर्टी बेचने के अलावा, इसलिए मैंने ये प्रॉपर्टी बेची है। और जो भी एनालिसिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूछता है वो सारी चीज़ें की जाती हैं। इसके अतिरिक्त भी हम सब जानते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी बेचता है तो रजिस्ट्रार के यहाँ जाता है, रजिस्ट्रार के यहाँ भी उसको प्रेजेंट होना पड़ता है, रजिस्ट्रार भी इन सब बातों को सेटिस्फाई होने के बाद ही रजिस्ट्री करता है। लेकिन उसके अतिरिक्त एक अतिरिक्त अथॉरिटी बिठा दी गई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में कि आप भी ये सिक्योर करेंगे कि ये जो SC/ST की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है ये प्रॉपर्टी स्वेच्छा से हुई ट्रांसफ़र हुई है और इसके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। बिल्कुल वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा कर दिया। अब चूंकि SC/ST को विशेष दर्जा भारत में दिया जाता है और SC/ST लॉज बने हुए हैं, हम सबको याद होगा कि SC/ST को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पीछे एक जजमेंट दे दिया था। उस जजमेंट के बिहाफ पर पूरे देश में एक मूवमेंट चला था और केंद्र सरकार ने SC/ST लॉज को और स्ट्रांग कर दिया था।
उत्तर प्रदेश सरकार ने उसी SC ST लॉ का हवाला लेते हुए और उसी SC ST एक्ट से शक्ति लेते हुए नवंबर में जब ये बिल पारित किया तो उन्होंने कहा अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की किसी भी महिला को या किसी माइनर को कन्वर्ट किया जाएगा, अनलॉफुल कन्वर्ट किया जाएगा, उसको प्रलोभन देकर कन्वर्ट किया जाएगा, धोखा देकर कन्वर्ट किया जाएगा या उससे वो लव जिहाद वाला मैटर प्रेम प्रसंग करके धोखा देकर उसको कन्वर्ट किया जाएगा, तो फिर उसको 10 साल की सजा और 25,000 रुपये जुर्माना। खासतौर से मैं कह रहा हूं SC ST के मामले में ऐसा किया, उसका कारण मैंने पहले से बताया है कि SC ST लॉज भारत में बहुत स्ट्रांग है और SC ST को प्रोटेक्ट करना हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है। और SC ST का मतलब ये हो गया कि लो प्रोफाइल, जिनके पास इतना मस्तिष्क कैपेबल नहीं है, उनकी परवरिश वैसी नहीं हुई जैसी सामान्य जनों की परवरिश हुई, इसलिए पिछड़ा है। और चूंकि ये पिछड़ा है इसलिए डिसीजन लेने में थोड़ा सा सक्षम नहीं है, और डिसीजन लेने में अगर सक्षम नहीं है तो इसका जब ये डिसीजन लेगा तो ऐसे डिसीजन के लिए उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होना पड़ेगा। रीजनिंग ये है अब इसमें कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि SC STs को लेकर ये कानून ठीक नहीं है और आपको SC STs को फ्रीडम ऑफ रिलीजन देनी चाहिए और उनको वो कहाँ जाते हैं, किससे मैरिज करते हैं और कहाँ क्या करते हैं और कैसे वो कन्वर्जन करते हैं, इससे आपको लेना देना नहीं है, तो फिर सवालों के दायरे में SC ST एक्ट भी आ जाएगा। क्योंकि SC ST एक्ट के मामले में जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तब ये ऐसा लगता है, और किसी को अगर जाति सूचक शब्दों से बुलाया जाता है, किसी की जाति बताई जाती है, किसी को ऐसे घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, किसी को हे दृष्टि से देखा जाता है, दरिद्र दृष्टि से देखा जाता है, तो ऐसी सभी परिस्थितियों में उन लोगों को जेल के प्रावधान हैं। अब चूंकि ये मान ही चुके हैं SC ST एक्ट के माध्यम से, और मैं जैसे कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून में कोई संशोधन किया था और कानून में ये कहा था कि सीधी गिरफ्तारी नहीं होगी, SC ST एक्ट के मामले में पहले इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन के बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो देश में पूरे मूवमेंट चला था और ये घोषित किया गया था, ये सिद्ध किया गया था कि SC ST जो है वो लो प्रोफाइल, लो डेवलप्ड पर्सन है, वो पिछड़े लोग हैं। पिछड़े लोगों के लिए अगर कोई व्यक्ति ऐसे इस्तेमाल करता है या उसकी प्रॉपर्टी खरीदता है या उसके साथ ऐसा कुछ करता है तो ऐसे व्यक्ति को FIR होते ही सबसे पहले गिरफ्तार करिए और गिरफ्तारी के बाद इन्वेस्टिगेशन करिए। तो अब इस कानून में भी मुझे लगता है कि ऐसे संशोधनों की भी आवश्यकता है कि अगर ऐसी कोई FIR होती है परिवारजनों की तरफ से कि भाई हमारे बच्चे को कोई ले गया है, तो ऐसी परिस्थिति में पहले गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी होने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके अतिरिक्त इसी कानून में ये कहा है कि कोई भी व्यक्ति 5 साल अगर वो कन्वर्जन करने की कोशिश करता है, प्रलोभन के द्वारा कन्वर्जन करने की कोशिश करता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन किसी भी व्यक्ति को है, उसको अनलॉफुली कन्वर्ट करता है, गलत तरीकों से कन्वर्ट करता है, माइनॉरिटी को कन्वर्ट करता है, छोटी बच्चियों को कन्वर्ट करता है जिनकी आयु अभी विवाह लायक नहीं हुई है, और उनको कन्वर्ट करके पहले मुसलमान बनाया, मुसलमान बनाने के बाद 15 साल की आयु में वो एलिजिबल फॉर मैरिज हो गई, और एलिजिबल फॉर मैरिज हो गई तो 15-16 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी, और अब बता दिया कि नाउ शी इज़ अ इस्लामिक पीपल, इस्लामिक पर्सन कैन मैरी आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ एज। क्यों? क्योंकि 5वीं सदी में ऐसा किया जाता था, सारे संसार में 5वीं सदी में ऐसा ही किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे संसार में डेवलपमेंट हुए, जैसे जैसे संसार में रिसर्चें हुई, जैसे जैसे संसार में विज्ञान ने आगे कदम रखा, वैसे वैसे इन बातों को पीछे ये तक जो पुरानी बातें हैं, जो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फिलॉसफी हैं, उनको एविडेंस बेस्ड ना होने की वजह से, एविडेंस बेस्ड रिसर्च की वजह से रिप्लेस किया गया था। लेकिन एक कम्युनिटी ऐसी भी है जो उसको रिप्लेस करने को तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि 5वीं सदी 6ठी सदी में भी जो कहा गया था वही बिल्कुल सत्य था, 7वीं सदी में जो कहा गया वो बिल्कुल सत्य था, और वो तो असत्य हो ही नहीं सकता। ये एक ऑर्थोडॉक्स सोच, जिसको आप तकियानूसी सोच कह सकते हैं, या जिसको आप पिछड़ी हुई सोच कह सकते हैं, या जिसको आप रूढ़िवादी सोच कह सकते हैं, रूढ़िवादी सोच के लोग इस विषय पर या इन विषयों पर किसी भी तरह से आने को तैयार नहीं, इसलिए कानूनन उनको रोकना पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें ऐसा करके कानून बनाया और कानून से उसको रोकने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। इसलिए ये सारा का सारा जो प्रकरण है, और सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप हाई कोर्ट गए क्या? ये मामले हाई कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग में है, और हाई कोर्ट में अगर ये पेंडिंग में हैं तो आप मेरे पास क्या सीधे करने चले आए? और प्रोसिक्यूशन के आधार पर, अगर प्रोसिक्यूशन फेल हो जाता है तो उस आधार पर क्या कानून बदल दिया जाए?
प्रोसिक्यूशन फेल होने के मतलब ये है कि उन्होंने ये कहा कि इसका मिसयूज करेगी मशीनरी। तो उन्होंने कहा अगर मशीनरी मिसयूज करेगी तो क्या उसका यूज भी रोक दिया जाए? ऐसे बोबड़े ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि आप मुझे बता दीजिए, बिल्कुल ऐसे समझिए कि कोई कानून बना है, प्रोसिक्यूशन उसको हमारे सामने लेकर आता है, प्रोसिक्यूशन फेल हो गया, प्रोसिक्यूशन उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाया, प्रोसिक्यूशन ने उसमें कुछ कमियां रह गई, तो क्या हम उस कानून को निरस्त कर दें? क्या सोल्यूशन उसको निरस्त करना है? अब एंटी कन्वर्जन लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉ में तो सब कुछ लिखा है। अब आप कह रहे हो कि स्टेट गवर्नमेंट उसका मिसयूज करेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट मिसयूज करेगी या मशीनरी मिसयूज कर सकती है, तो मिसयूज कर सकती है के आधार पर क्या कानून खत्म कर दिया जाए? तो ऐसे बोबड़े ने साफ कहा कि देखिए अभी तो मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि इसको स्टे दे दूं, लेकिन मैं केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को नोटिस कर देता हूं। उत्तराखंड सरकार और इलाहाबाद मतलब उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार को उन्होंने नोटिस कर दिया कि भाई अपने अपने रिप्लाई दें, लेकिन अभी भी हम इस केस को, इस मामले को, इस कानून को स्टे नहीं दे सकते, सिर्फ इस आधार पर कि मिसयूज होने की संभावनाएं हैं। और आपको सिस्टमेटिक आना चाहिए था, आपको पहले उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट जाना चाहिए था, उत्तराखंड हाईकोर्ट जाना चाहिए, जहां वहां सिमिलर मैटर पड़े हो, तो आप मेरे पास क्या करने आए? मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बात जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करता है या कोई भी कोर्ट करता है, तो ये एक पॉलिसी इशू है और ये कुल मिलाकर उनको एक फटकार लगाना है। हमारे कोर्ट में फटकार कुछ ऐसे ही लगाई जाती है, तो ये एक फटकार लगाना है कि भैया आप प्रॉपर चैनल से आइए, आप प्रॉपर सिस्टम से आइए, और ये हर बात में ऑब्जेक्शन लगाने की बजाय ये उसको अप्लाई होने दीजिए, एविडेंस बेस्ड होने दीजिए, रिसर्च बेस्ड होने दीजिए, कानून सरकार ने बनाया है उसको थोड़ा इंप्लीमेंट होने दीजिए, इंप्लीमेंट होने के बाद हमारे पास आइए कि वो केस हमारे पास आएगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि शायरा बानो का केस आया, शायरा बानो का केस आया, हम लोगों को याद होगा ट्रिपल तलाक का शायरा बानो का केस है, तमाम समय से ट्रिपल तलाक पर मुद्दा चल रहा है, लेकिन जब शायरा बानो का केस आया, कोर्ट ने पूरा सुना, सुनने के बाद ये महसूस हुआ उसको कि ट्रिपल तलाक मिसयूज हो रही है, ट्रिपल तलाक जो है वो महिलाओं के अधिकारों से वंचित कर रही है, और इसका जो मेन प्रभाव है, जो सरकार है, जो पति है, पति उसका मिसयूज करता है। तो उन्होंने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और सरकार को कहा इस पर कानून बनाइए, लेकिन जमाने से चली आ रही। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप केस बेस्ड मेरे पास आते हैं कि ये केस है, इस केस में ये ऐसे यूज हुआ, ये मिस यूज हुआ, ये अच्छा हुआ, खराब हुआ, और केस लेकर आप आते हैं नीचे से वो सारे एविडेंस होते हुए, तब अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम लगती है तो ठीक है, लेकिन सीधा कानून चैलेंज कर देना हर बात पर, ये अच्छा उचित संकेत नहीं है। ये कहने का प्रयास ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इनडायरेक्टली कर रहा था। इसलिए तीता शीतलबाड़ और इस तरह के जो लोग हैं, इनको समझना चाहिए कि देश चलाने के लिए देश में क्या गड़बड़ियां चल रही हैं, उन गड़बड़ियों का सपोर्ट करने की बजाय उन गड़बड़ियों को समाप्त करने के लिए आप क्या योगदान कर सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति देश का क्या योगदान कर सकता है, ये हम सबको तय करना होगा। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।